ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू। अब देखिए कि जो हमारी कोर्सेज चल रहे हैं, हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बारे में आपको डिस्कशन कर चुके हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको बताई हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स की। एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजोरोज रिएक्शन, फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, ये सभी पेपर में आने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसकी मैंने जो लास्ट टॉपिक बचा वो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है स्टूडेंट। तो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास ये वाला है, इसमें ये मुझे दिख रहा है, ये देख रहे हैं, ये एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो इसके अंदर दो टाइप के ग्रुप दिख रहे हैं, एक तो कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है, देख रहे हैं इसमें, एक तो सीओ ग्रुप दिख रहा है, दूसरा ओएच ग्रुप दिख रहा है। तो दो ग्रुप लगे हुए हैं फंक्शनल इसके अंदर। तो अब इनकी प्रॉपर्टीज कैसे होने वाली हैं, और सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, देखो इस तरह से अगर मैं लिखता हूं तो इनको क्या बोलते हैं, एलिफेटिक। आर है, आर ग्रुप है, ये एलिफेटिक वाले हैं ये। तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे CH3 CH2 COH मैंने लिखा, तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। और इनके अंदर भी अगर आर का नंबर बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है, बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, फैटी एसिड्स। तो फैटी एसिड्स का यूज़ हमें पता ही है स्टूडेंट। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, और इनके अंदर अगर कार्बन का नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उन्हें क्या बोलेंगे, फैटी फैटी एसिड्स का आपको पता ही है कि हम क्या यूज़ करते हैं। फैट्स वगैरह जो आप कहते हैं वो सब फैटी एसिड्स हैं, इनके अंदर कार्बन का नंबर C15 से ऊपर हो जाता है। तो ये हमने, अगर हमने इसकी जगह ArCOOH लिख दिया तो ये बन जाएंगे एरोमेटिक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे स्टूडेंट। तो दो टाइप के हम आपको एसिड बता रहे हैं कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और फैटी एसिड में कार्बन का C12 टू C18 वाले जो होंगे, उनका कार्बन का नंबर C12 टू C18 हो जाएगा, तो वो फैटी एसिड्स बन जाते हैं, फैटी एसिड्स। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट मटेरियल हैं, जैसे अगर हमने यहाँ बेंजीन रिंग लगा दी तो आप देख ही रहे हो ये एरोमेटिक बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड मैंने लिखा है जिसका काफ़ी हम यूज़ करेंगे, इसका नाम है बेंजोइक एसिड। जैसे मैंने बेंजाइल्डिहाइड लिखा था, मैंने बेंजोइक एसिड लिखा स्टूडेंट्स। तो हमारे पास हमें पता है C17H35 C डबल बॉन्ड O, ये जो है हमारा, ये स्टेरिक एसिड है, स्टेरिक एसिड है, एक फैटी एसिड है, इसमें 17 कार्बन हमें दिख रहे हैं। और हमें पता है जब सोप्स और डिटर्जेंट्स हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, तो उसमें सोडियम स्टीरेट सोप्स का फार्मूला जो है उसमें C17H35 C डबल O माइनस Na प्लस होता है। तो इसी तरह ही ये एसिड्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पर ये जो दे आर ऑब्टेन्ड मेनली फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स। तो ऑयल्स और जो फैट्स होते हैं उनकी हाइड्रोलिसिस से ये हम बनाते हैं। अब क्वेश्चन आ गया कि ये एरोमेटिक वाले हैं, ये एलिफेटिक वाले हैं। तो सबसे पहली चीज जो हम स्टडी करते हैं वो होती है नोमेनक्लेचर। तो मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के नाम हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स। वो कुछ IUPAC नेम के तो स्कीम है, जो भी रूल्स हैं IUPAC के रूल्स हैं, जो हम ऑलरेडी आपको फंक्शनल ग्रुप में बता चुके हैं कि इनकी नेमिंग कैसे करनी है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी, कार्बोक्सिल ग्रुप को नंबर 1 मिलने वाला है, प्रायोरिटी इसकी बहुत हाई है, आपको पता है। तो इस तरह से जो इसका सफिक्स होता है वो OIC होता है, ओइक एसिड। तो हम लास्ट इसमें क्या लिखते हैं, OIC। तो ओइक एसिड का हमने यूज करना है, तो ये बन जाता है एल्केनोइक एसिड। अगर ये जिस भी एल्केन से बना रखा है तो एल्केनोइक एसिड ये बन जाएगा। ई को हम हटा के OIC एसिड लिख देंगे। और बाकी जो रूल्स हैं वो सेम ही होते हैं। हमें पता है कि कार्बन का नंबर देना है, सब्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वो प्रीफिक्स में आते हैं। जो भी ऑर्डर हमने रूल्स में बताए थे वो सेम वैलिड हैं इसमें भी, उसमें कोई चेंज नहीं है। अगर कोई डाउट है तो हम उनके नाम कैसे लिखने हैं ये फिर हम जा सकते हैं वापस और स्टडी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जो रूल्स हैं और उनके अकॉर्डिंग हम नाम कर सकते हैं। तो हमने कुछ लिखे हैं यहाँ पर कंपाउंड जो ज़्यादा यूज होने वाले हैं। तो आपको मिल रहा है 1-1 मिनट का वक्त, हमने बताने इनके कॉमन नेम और IUPAC नेम।
कॉमन नेम क्या होंगे स्टूडेंट्स और IUPAC नेम्स क्या होंगे, इनके बारे में हमें बताना है। तो ये आपके पास पहला कंपाउंड है, आपको 1 मिनट का वक्त है, आप सोच लीजिए, फिर मैं इनको करने जा रहा हूँ। कैसे हम इनका नाम लिखेंगे स्टूडेंट्स? तो आपको इनका नेमिंग करनी है। देखो पहला जो कंपाउंड है इसमें कितने कार्बन है? 1। तो ये 1 कार्बन है, तो फिर अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखूंगा तो कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है, क्योंकि 1 कार्बन की रूट कितनी है? कार्बन की रूट है, मीथेन से बना है ये, मीथेन मैथ वाला है। तो मीथेन, इनका ई हटा दूंगा तो मैं OIC लगा दूंगा, मैथेनोइक एसिड बन गया। ये क्या बन गया? मैथेनोइक एसिड। तो इसमें तो कोई डिफिकल्टी मुझे आई नहीं, 1 कार्बन है। अब ये एक्चुअली में इसका जो कॉमन नाम है वो फॉर्मिक एसिड है। फॉर्मेल्डिहाइड का नाम तुमने सुना है, और फॉर्मिक एसिड है। अब ये जो दूसरा है ये तो बहुत हम कॉमनली यूज करते हैं, अपने घर के अंदर भी आप यूज कर रहे हैं। ये कौन सा कंपाउंड है? इसका कॉमन नाम तुम्हें पता है? CH3COH। इसका बहुत बार वो एग्जाम में ऐसे ही लिखेगा, क्या लिखेगा? एस्टिक एसिड। जो विनेगर आपका है उसके अंदर एस्टिक एसिड है, आपको पता है। और इसका फिर IUPAC कितने कार्बन हो गए इसमें? 1 और 2। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम हमें नहीं। एथेनोइक एसिड हो गया IUPAC नेम। और यह तीसरा मैंने लिखा है, उसमें क्या हुआ स्टूडेंट? इसका क्या नाम है? इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं? ब्यूटेनोइक एसिड। हाँ, तो ये इसके अंदर भी आ गया। तो इसे बोलते हैं, इसके अंदर कितने कार्बन है? 1 2 3। तो ये प्रोपेनोइक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड है। और इसका IUPAC भी प्रोपेनोइक एसिड ही है। और अगर ये वाला देखूं, 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसका जो कॉमन नेम है उसे ये कहते हैं ब्यूटेरिक एसिड। और IUPAC में क्या आएगा? ब्यूटेनोइक एसिड। सॉरी, मैंने इसका ऊपर वाले में बता दिया था। हाँ, तो ये 4 कार्बन थे ना इसके, तो इसको हमने ब्यूटेरिक एसिड लिख दिया कॉमन नेम में, और IUPAC में ब्यूटेनिक लिख दिया। अब अगर ये देखें, ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, देखो इसलिए लिया गया है, इसका बहुत बार हमें आएगा, कॉमन नाम भी पता होना चाहिए, और इसका हमें पता होना चाहिए कि क्या है। इसमें 2 COH ग्रुप दिख रहे हैं मुझे, कितने दिख रहे हैं? 2 COH। तो इसका क्या होगा स्टूडेंट्स? 2 ग्रुप दिख रहे हैं, ये वाला कंपाउंड, इसमें कितने हैं? 2 COH ग्रुप। तो इसका ये ऑक्सालिक एसिड है। आप देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज करेगा वो, ऑक्सालिक एसिड। ऑक्सालिक एसिड की एक टाइट्रेशन भी हम करते हैं, ये C+O-COO है, ऑक्सालेट आयन भी बनता है। ऑक्सालिक एसिड इसका कॉमन नाम है, और वैसे 2 COH ग्रुप लगे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? 2 CH ग्रुप लगे हैं। तो इस केस में हम इसका क्या नाम लिखेंगे स्टूडेंट? 2 कार्बन है, तो ये इथेन है, लेकिन इसमें 2 लगे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसे बोलते हैं इथेन डाइओइक एसिड। IUPAC नेम में इसका नाम है इथेन डाइओइक एसिड स्टूडेंट्स। अब ये इसलिए दिया है CH2 COOH। ये इसका कॉमन नाम मेलोनिक एसिड होता है, ये मेलोनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, मेलोनिक एसिड है। और इसका अगर मैं IUPAC नेम लिखूंगा तो मैं इसे अगर ऐसे भी करूँ तो 3 कार्बन है, हाउ मेनी कार्बन? 3। इधर से भी शुरू करूँ तो सेम ही आता है, तो ये फिर प्रोपेन डायोइक एसिड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्रोपेन डायोइक एसिड कह दिया मैंने। इसको कैसे लिखा IUPAC में? प्रोपेन डायोइक एसिड। क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप देख रहे हैं, हमेशा टर्मिनल ग्रुप दिख रहे हैं मुझे लास्ट में, ये नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। प्रियोरिटी में भी देखा था, फंक्शनल ग्रुप में हमने इनको पहला ही नाम दिया था। एक और बहुत ज्यादा यूज होता है, जब मैं पॉलीमर बनाऊंगा उसमें भी यूज होगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कंपाउंड। इसका कॉमन नाम भी वो बहुत यूज करता है एग्जाम्स में, इसे बोलते हैं सक्सीनिक एसिड। कॉमन नाम इसका है सक्सीनिक एसिड स्टूडेंट। और IUPAC क्या हो जाएगा? कितने कार्बन है? 1 2 3 4। तो ब्यूटेन के बाद में मैं डायोइक एसिड डाल दूंगा, क्या लिखूंगा? ब्यूटेन डायोइक एसिड।
तो इस तरह से ये कॉमन, ये IUPAC, ये कॉमन, ये IUPAC। ये जो कंपाउंड मैंने लिखा है इस तरह से हम बाकियों को भी कर सकते हैं। ये जो मैंने अभी बताया इसका IUPAC नाम ही बेंजोइक एसिड एक्सेप्ट हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, जैसे बेंजल्डिहाइड हमने बताया था, इसी तरह ये बेंजोइक एसिड है, बहुत बार यूज होगा बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड है, या अगर मैं कहूँ बेंजीन, ये बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसका IUPAC नेम माना जा सकता है। कॉमन नाम भी इसका बेंजोइक एसिड है, और IUPAC में भी बेंजोइक एसिड लिख सकता हूँ स्टूडेंट, या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड हम कम लिखते हैं, हम इसको बेंजोइक एसिड के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि इसका काफी यूज आने वाला है। अब अगर इसका नाम लिखना है तो इसका क्या नाम होगा स्टूडेंट, इसका क्या नाम होगा? अगर हम ये वाला कंपाउंड देखें तो इसका क्या नाम लिखोगे? आपको मिल रहा है 1 मिनट का वक्त, कैसे लिखोगे? यहां पर देखो इथेन कार्बन, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ी है ये बेंजीन, इसमें CH2 ग्रुप भी तो लग गया, ये बेंजोइक एसिड से अलग है। इसके अंदर एक CH2 ग्रुप भी आ गया, अगर नंबरिंग करूं तो 1 2 आ रहा है। हाँ जी। तो 1 2 का मतलब क्या हुआ? अगर इसका IUPAC नेम लिखोगे तो क्या बनेगा? 2 फिनाइल। देख रहे हैं 2 पर फिनाइल है, ये ग्रुप कौन सा होता है? फिनाइल। 2 फिनाइल है और कितने कार्बन है? 1 और 2। तो फिर क्या बना? 2 फिनाइल। 2 फिनाइल के बाद क्या बना फिर? एथेनोइक एसिड। 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड बना फिर इसका IUPAC नेम। और वैसे अगर इसका लिखूं कॉमन नाम तो वो फिनाइल एस्टिक एसिड हो गया, फिनाइल एस्टिक एसिड हो गया। कॉमन नाम इसका क्या बना? फिनाइल। किसका फिनाइल है ये? एस्टिक एसिड का, तो वो लिखता है फिनाइल एसिटिक एसिड। इस तरह से ये कॉमन नाम हो गया और ये इसका IUPAC नेम हो गया। तो अगर मैं इस कंपाउंड को बोलूं, ये भी बहुत यूज होने वाला केमिस्ट्री में, इसलिए मैंने इसका नाम लिखा स्टूडेंट यहाँ पर। इसमें 2 COH ग्रुप देखा 1 2 पोजीशन पर है, ये 1 और 2, और 1 2 पोजीशन पे 2 लगे हुए हैं, तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट थैलिक एसिड। थैलिक एसिड ये इंपॉर्टेंट है। कॉमन नाम बताया मैंने, कॉमन नाम इसका थैलिक एसिड है, और इसका IUPAC नाम क्या बनेगा? 1 पे COH है, 2 पे CO। तो कॉमन नाम अब IUPAC में लिखूंगा तो फिर मैं लिखूंगा बेंजीन 1 2। अब 1 2 के बाद मैं क्या लिख दूंगा? 1 2 पर क्या है? ये कार्बोक्सिलिक, दो कार्बोक्सिलिक है, कितने? 1 and 1 2। तो 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया स्टूडेंट्स। तो यहां पर हमने छोटी सी आपको प्रैक्टिस दी है, जो हमने छोड़े हैं वो आप खुद कर सकते हैं। उनके नाम लिखने की कोशिश कीजिए, उनके नाम लिखने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स। जैसे कि अगर हम ये जो भी कंपाउंड बता रहे हैं इनका जो नंबरिंग हमने करना है, तो हमें जैसे अगर एक कंपाउंड ये लिखा हमने COOH है, CH2 है, और क्या लिखा इसने? COOH है, और क्या लिखा है? CH2COOH है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम? ऐसे केसेस में अगर नाम लिखने हैं तो ये कितने बन रहे हैं कार्बन? कितने कार्बन है? ये देख रहे हो, ये प्रोपेन है, ये 1 2 3। जब मैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप को नंबर नहीं देता, मैंने यहां पर COH को नंबर नहीं दिया क्योंकि 1 से ज्यादा है। जब 1 होता है तो मैं उससे स्टार्ट करता हूं। अगर 1 से ज्यादा COH ग्रुप प्रेजेंट है तो मैं उसको कार्बन से स्टार्ट किया है। तो कार्बन से जब मैंने स्टार्ट किया तो ये चेन का क्या नाम है? इसका क्या नाम है जो 3 कार्बन वाला है? इसको कैसे लिखते हैं? क्योंकि मैंने COH को नंबरिंग नहीं दी। जब कभी भी COH को नंबरिंग दी है तो फिर आपको ने देखा कि उसका नाम चेंज हो गया है। उसका नाम कैसे हमने किया है? जहां पे जैसे ऊपर वाले मैंने किए थे, बेटोनोइक एसिड, बेटोनोइक, क्योंकि COH को नंबर 1 देना पड़ता। लेकिन जब मैंने CH को नंबरिंग नहीं दी क्योंकि 1 से ज्यादा है, तो उनको मैं कैसे करता हूं? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और उनके फिर मैं नंबर लिखता हूं, नंबर देता हूं। यहां पर देखो, अगर मैंने 1 2 3 कर दिया, चाहे इधर से करो चाहे उधर से करो, एक ही बात है, कोई चेंज आने वाली नहीं है।
तो फिर इसका नाम क्या होगा, जल्दी से बताओ, आपको मिले 30 सेकंड। इसका नाम बताओ कैसे लिखोगे। जैसे यहां पर मैंने किया ये वाला, इसका क्या नाम है, ये जो ग्रुप बना है, जल्दी से बताओ। प्रोपेन है। हाँ जी। अब पोजीशन बताओ कौन कौन सी पोजीशन पे लगे हैं COH ग्रुप। 1 2 2 3 3। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फिर क्या बन गया, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। देखो इस तरह से हम इनके नाम लर्न कर सकते हैं। मैंने हमेशा ये कहा कि देखो हमारे लेक्चर की कोई वैल्यू नहीं है अगर हम कुछ क्वेश्चंस ना करें। क्यों? क्वेश्चन करने से ही आपको समझ में आएगा। मैं रूल्स लिख देता हूं और क्वेश्चन आपको नहीं करवाता तो आपको क्या समझ में आएगा? रूल्स को रट्टेबाजी कर ली भाई, इस तरह से करने। जब मैं क्वेश्चन करता हूं तो रूल्स का यूज करता हूं, तभी तो मुझे प्रैक्टिस होती है। बोलो यस और नो, जल्दी बताओ। हाँ जी सर। तो इसीलिए ही हम इतने सारे क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं कि आप इंटरेक्ट करिए, क्वेश्चंस को पार्टिसिपेट करिए, क्वेश्चन के आंसर की अटेम्प्ट कीजिए, रूल्स को यूज कीजिए ताकि वो हमें याद हो जाए और एग्जाम में हम अपने क्वेश्चंस के आंसर लिख सकें। स्टूडेंट, हमें तो पेपर में क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, कोर्स को क्या करेंगे? कोर्स तो आपके पास किताब ऑलरेडी है एनसीईआरटी की, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उसको समझ के क्वेश्चन के आंसर हमें करने हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं सबके पास किताबें हैं, एक नहीं एक से ज्यादा किताबें हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आ रही, तो फिर वो कैसे पढ़ेंगे? तो हमने उनको क्या मेथड बताया कि जो किताब में लिखा है उसे समझ लो, पहले एक एक वर्ड को समझ लो। एक एक वर्ड की बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं कि मैंने छोड़ दिया कुछ और कुछ याद कर लिया, उससे तो फिर मेरा कोर्स क्या होगा? जो मैंने छोड़ा वही पेपर में आ गया, तो छोड़ नहीं सकते हम। तो एक एक लाइन, अगर मैं कोई भी चैप्टर कर रहा हूँ स्टूडेंट, उससे अच्छे तरीके से पढ़ो, थारोली करो, और एक एक लाइन को पढ़ो, एक एक वर्ड को पढ़ो, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, तब तो मेरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। अरे मैं अगर मुंह जुबानी बातें करूंगा तो मेरा कुछ भी तैयार नहीं होना। इसीलिए ही हम आपके सामने स्क्रीन पे बार बार क्वेश्चन रखते हैं और आप मेरे साथ मिल के स्टूडेंट्स क्वेश्चन के आंसर करते हैं और आपके नोट्स में उनके आंसर आते जा रहे हैं। कोई डाउट होगा तो फिर आपको वीडियो मिल जाती है यूट्यूब में, आप उसको दोबारा से देख सकते हो, समझ सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के भी हमारे लेक्चर देखिए, मैंने बहुत क्वेश्चन आंसर हमने किए हैं। बार बार कह रहे हैं ये क्वेश्चन पहले आया था पेपर में, फिर आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको भी पता है कि जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स होते हैं वो जरूरी होते हैं करने, उनमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टूडेंट उनको थोड़ा बहुत बदल के आपके पेपर में आ जाते हैं, तो वो ट्रिक्स हमें पता होनी चाहिए क्योंकि हमने एग्जाम में स्कोरिंग करनी है, इसीलिए ये दिमाग लगाया जा रहा है। वरना तो अगर हम दिमाग नहीं लगाएंगे तो फिर हमारी स्टडी क्या है, वो तो थ्योरेटिकल किताबें हमारे पास हैं, वो फिर स्कूल वाली स्टोरी हो गई कि जो कोर्स है वो खत्म हो गया। कोर्स तो खत्म हो गया, लेकिन हमने कितना समझा, कितना पढ़ा, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए स्टूडेंट, ये सारी स्टोरी है। कोचिंग क्यों ले रहे हैं स्टूडेंट? इसलिए तो ले रहे हैं क्यों वो क्वेश्चन सारे सॉल्व कर देंगे। अब हमने कहा कि कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम के बारे में आइडिया हो गया, कुछ मैंने छोड़ दिए आपके होमवर्क के लिए, आप उनको करिए, अपने आप नाम उनके लिखिए, क्योंकि टाइम इतना ज्यादा हमारे पास नहीं है, कोर्स बहुत वास्ट है। अब हम ये कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? स्ट्रक्चर कैसे, स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? कि ये देखो, ये मेरे पास है CO, और यहां पर आपको समझ आ रही है कि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर भी होता है। जब मैंने कार्बोनिल ग्रुप दिखाया था, ये कौन से थे? ये कार्बोनिल ग्रुप था, किसमें दिखाया था मैंने? एल्डिहाइड और कीटोन्स में। इसके अंदर तुमने कहा था कि ये ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन चले जाता है, तो यहां पर क्या हुआ था आपको पता है? रेजोनेंस हुई थी, तो आपने कहा था इसके ऊपर प्लस आ जाता है, इसके ऊपर माइनस आता है। बोलो हमने किया था ये? हाँ तो जी सर। कार्बन का पर प्लस आ गया था, वो इलेक्ट्रोफिलिक हो गया था। बोलो हो गया था इलेक्ट्रोफिलिक? यस और नो, जल्दी बताओ। यस सर। तो इसकी मेन रिएक्शन आपने कहा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है जी, बहुत रिएक्टिव हो जाएंगे, न्यूक्लियोफाइल जो होंगे वो अटैक करेंगे क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स में बताया था जब उसका स्ट्रक्चर बनाया था, तो हमने कहा कि ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ये इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। यहाँ पर क्या होगा फिर, यहाँ का भी सोचते हैं। हमने कहा कि ये इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। स्टूडेंट ये समझ में आ गई मुझे स्टोरी, और इसलिए इसकी मेन रिएक्शंस आपने कहा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन थी। कौन कौन सी की थी तुम्हें याद है? साइनोहाइड्रिन बनाया था, सोडियम बाइसल्फाइड बनाया था, एसीटॉल बनाया था, हेमी एसीटॉल बनाया था स्टूडेंट, हाइड्रोजन बनाया था, इस तरह से अमोनिया के डेरिवेटिव्स को ऐड किया था। तो बहुत सारी हमने रिएक्शंस की थी, बोलो की थी, और उसके ऊपर पेपर यस में सर। क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको बताया था मैंने।
और रीमटाइमन की थी, कोल्बेज रिएक्शन, सब अलग अलग टाइप की रिएक्शन हमने आपको करके दिखाई थी। एरोमेटिक सिस्टम में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई थी। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पर देखो हमारे पास CO है लेकिन OH ग्रुप भी लगा हुआ है स्टूडेंट्स, ये सिर्फ CO था, यहाँ पर ये ग्रुप लग गया। अब ये क्या करेगा, अगर ये सिर्फ होता तो ये वाला पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते, ये प्लस और ये माइनस होता जैसे यहाँ हुआ। लेकिन ये क्या करेगा, ये क्या करेगा स्टूडेंट, ये क्या करेगा, देखो अगर मैं ये कहूं कि ये लो जैसे यहाँ पर हुआ वैसे इसको कर दूं तो क्या स्ट्रक्चर बना, एक लो, तो आपने कहा सर ऐसा बन गया कि ये माइनस बन गया, ये प्लस बन गया और ये OH बना हुआ है। बोलो एक स्ट्रक्चर बन गया, ये कैसे, जैसे ये हुआ था, जैसे मैंने इसको किया मैंने इसको कर दिया, कर सकता हूं, यस और नो, जल्दी बताओ। यस सर। लेकिन अब ये क्या क्या इलेक्ट्रॉन पेयर पड़े हुए हैं, यहां तो कोई थे नहीं। अब ये क्या करेंगे, ये प्लस हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा स्टूडेंट, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए स्टूडेंट्स तो ये क्या हो जाता है फिर डबल बॉन्ड, ये वाले इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए तो पाई बॉन्ड बन जाएगा, तो ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के पास एक H है। अब ऑक्सीजन के पास से दो इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चले गए तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर क्या है O-, तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया और वो ऑक्सीजन पे आ गया। बोलो आ गया, ये प्लस तो इसके इलेक्ट्रॉन आ गए, इसको मिल गए इलेक्ट्रॉन के कारण, ये प्लस खत्म हो गया, इस पे आ गया। तो अब तो इस कार्बन के ऊपर कम पॉजिटिव चार्ज है एज कंपेयर टू दिस। ये वाला चार्ज ज्यादा था पॉजिटिव या ये ज्यादा है, जल्दी से बताओ। इसके अंदर इसका तो पॉजिटिव चार्ज ये खत्म हो गया, यहाँ पर देख रहे हो इसका ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने, इनको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो मैं ये कह सकता हूं स्टूडेंट्स, मैं ये कह सकता हूं, आप ये कह सकते हैं कि ये वाला जो कार्बन है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, ये जो कार्बन है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, ये वाला कार्बन जो है ये कौन से वाला का, COH का, लेस इलेक्ट्रोफिलिक है, लेस इलेक्ट्रोफिलिक है देन कार्बन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। बोलो सही है या गलत है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स इस जो इनकी रिएक्शंस हो रही थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, वो तो फिर यहाँ होने वाली नहीं है। आप समझ में आई कि रिएक्शंस कैसे होती थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इनकी जो रिएक्टिविटी है स्टूडेंट वो कम हो जाएगी, तो ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक है तो इसके कारण इनकी जो रिएक्शंस है उसमें चेंज आएगी। वहां पर सारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर रहे थे तो यहाँ पर हमें नहीं, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे होंगी, अब कैसे बनेंगे वो सारे हाइड्रोजन और साइनोहाइड्रिन और वो जो भी आपने बनाए थे कंपाउंड एडिशन कंपाउंड्स एसिटाल, वो तो फिर यहाँ नहीं बनने वाले क्योंकि ये कार्बन तो लेस इलेक्ट्रोफिलिक है स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं। तो इसलिए रिएक्शंस जो इनकी होंगी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाली कम होने वाली हैं यहाँ पर एज कंपेयर टू इसमें। तो ये डिफरेंस पता लग गया, सर। ये डिफरेंस समझ में आ गया। तो इसका हाँ जी। स्ट्रक्चर आपको पता लग गया कि क्वेश्चन ये है कि क्या ये कार्बन लेस इलेक्ट्रोफिलिक है या मोर इलेक्ट्रोफिलिक है देन एल्डिहाइड और कीटोन्स। आपका क्या आंसर है, तो कार्बन लेस इलेक्ट्रोफिलिक। लेस इलेक्ट्रोफिलिक है। तो फिर जब कार्बन लेस इलेक्ट्रोफिलिक हो गया तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होने वाली जो वहां हो रही थी, तो इसलिए इनकी रिएक्टिविटी कम हो गई। कौन सी रिएक्शन ये करेंगे वो हम अभी स्टडी करेंगे, उससे पहले अब हम करते हैं इनकी प्रेपरेशन की बात। अब सबसे पहले हम क्या डिस्कस करते थे स्टूडेंट, हमने कहा कि इनको बनाएंगे कैसे। हम बना क्या रहे हैं स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में तुम्हें पता ही लग गया कि आप कह रहे हो सर ऐसे कंपाउंड बनाने हैं। हाँ जी। शॉर्ट में तुमने मेरे को कहा कि मुझे समझ आ गई सर ऐसे लिख दो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो आपने ये कहा कि ये अगर आर की बजाय अगर मैंने बेंजीन बना दी तो ये एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। एरोमेटिक, ये एलिफेटिक, ये एरोमेटिक, ये एलिफेटिक, ये एरोमेटिक। एलिफेटिक मतलब जो कार्बन वाले हैं हमारे हाइड्रोकार्बन वाले, और एरोमेटिक वाले कौन से हैं, जिसमें बेंजीन रिंग लगी हुई है, ये बेंजीन वाले एरोमेटिक। इसको ऐसे भी लिखते हो तुम AR। और ये फिनाइल ग्रुप है, इसको फिनाइल कहते हैं। तो इसका नाम तो हमने बता ही दिया तुम्हें, बेंजोइक एसिड। और बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड अगर कहो तो एक ही बात है। तो यहाँ पर अगर 17 मतलब कितने कार्बन से ज्यादा हो गए थे, C12 से लेके C18 वाले वो फैटी एसिड्स थे,
जो ऑयल वगैरह होते हैं, और ये इनके एस्टर से बनाए जाते हैं, उनके एस्टर से बनाए जाते हैं फैटी एसिड्स। तो ये ज़्यादा फैट, उनमें बहुत सारे कार्बन आ गए हैं, बहुत सारे कार्बन आ गए हैं। तो ये अब इसको बनाने का एक तरीका तो मुझे दिख ही रहा है। मैंने क्या लिखा है, पहला फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। इसके बारे में तुम्हें ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स कि प्राइमरी एल्डिहाइड्स, प्राइमरी अल्कोहल क्या होते हैं स्टूडेंट। प्राइमरी अल्कोहल कौन से थे मैंने बताए थे तुम्हें, CH2OH। ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है या नहीं है, जल्दी बताओ। है सर। तो इसको कन्वर्ट करना है इसके अंदर, तो कौन सी रिएक्शन करूंगा, जल्दी से बताओ कैसे बनेंगे अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड। इस रिएक्शन का क्या नाम होगा, क्या करना पड़ेगा, क्या बोलूंगा इसको, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, या क्या कहोगे, क्या होगी बोलो। अल्कोहल्स का क्या करूंगा मैं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएं। ऑक्सीडेशन ही तो करूंगा, और क्या करूंगा, जल्दी से बताओ। हाँ जी सर। भाई एक ऑक्सीजन बढ़ानी है, यहाँ पे हाइड्रोजन बाहर जाएगी और ऑक्सीजन अंदर आएगी, तभी तो ये आएगा। ये देख रहे हो, इसमें 2 ऑक्सीजन है, इसमें 1 है। हाँ, इसमें 1 हाइड्रोजन है, इसमें 2 हाइड्रोजन निकलेंगी फिर बाहर, यहाँ से 2 हाइड्रोजन बाहर निकलेंगी। तो ये ऑक्सीडेशन करने वाला हूँ। ऑक्सीडेशन करने के कई तरीके हमने बताए थे स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड जाना है तो हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज कर सकते हैं। तो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से यूज करेंगे, ये वाला नाम बताइए। कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स अब कौन से यूज करोगे, क्योंकि हमें अब एल्डिहाइड तक नहीं रुकना। जब एल्डिहाइड तक रुका था तो PCC बताया था तुम्हें, और वो जोन्स रिएजेंट बताया था। यहाँ तो अब सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बनने हैं, तो आप यूज कर सकते हो। KMnO4। हाँ, तो पोटेशियम परमैंगनेट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है स्टूडेंट, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। ये न्यूट्रल, एसिडिक और एल्कलाइन मीडियम में भी यूज होता है। ये एसिडिक मीडियम में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, एल्कलाइन में भी होता है, और न्यूट्रल में भी यूज हो जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने एक अपलोड की है अभी अभी, जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट के ऊपर मैंने बताया, कोर्स में है हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, हमारे कोर्स में है पोटेशियम परमैंगनेट यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। TPC तो भी तो होता है 1 डिग्री है उसके। हाँ, तो ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वाला चाहिए, तो यहाँ अच्छा। पर PCC काम नहीं करेगा, क्योंकि PCC तो एल्डिहाइड बनाता है सिर्फ, हमें एल्डिहाइड नहीं बनाना, हमें तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने हैं। तो फिर आप क्या करोगे, तो आपने लिख दिया KMnO4। अगर मैंने एल्कलाइन ले लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और सेकंड स्टेप में हम हमेशा लिखते हैं H3O+। तो इस तरह से यहाँ पर हमें मिल जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम एल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं स्टूडेंट, एल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। और एक और रिएजेंट भी होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये वाला एसिडिक मीडियम में यूज होता है, ये एसिडिक मीडियम में यूज होता है, ये तीनों मीडियम में यूज हो सकता है। तो आप कुछ भी यूज कर लीजिए, दोनों में से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएंगे। तो एक और भी है, अगर मैं CrO3 और H+H2SO4 यूज कर लूँ स्टूडेंट, तब भी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, तब भी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो, अब उसने क्या दिया, CH3 CH2 स्टूडेंट, उसने लिख दिया 8 CH2OH, और फिर उसने आपको लिख दिया CrO3 H2SO4। अब इसका प्रोडक्ट आपको लिखना है, आपको मिलेगा 1 मिनट का वक्त। जल्दी से इसका फाइनल प्रोडक्ट बताइए क्या मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट लिखना स्टूडेंट्स। क्या बन गया इससे, ये ऑक्सीडाइज कर देगा इसको, यहाँ पर ये साले हाइड्रोजन निकल जाएगी और कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग जाएगा, तो क्या बन गया CH3 है ये। और चलो इसको मैं ऐसे लिख दूँ दोबारा से, CH3 है, CH2 कितने टाइम्स है, 8 टाइम्स, उसको मैं कुछ भी नहीं कर रहा, तो ये लग गया COH ग्रुप बन गया। तो आपका ये बन गया, इसे क्या बोल गया, 10 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, डेकनोइक एसिड बन गया, डेकनोइक एसिड बन गया। तो ऑक्सीडेशन हो गई है। एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन तो तुम्हें पता ही है कि एल्डिहाइड्स तो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। किस किस से मैंने ऑक्सीडाइज किए थे एल्डिहाइड से, कौन कौन से रिएजेंट यूज किए थे स्टूडेंट एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए।
लास्ट लेक्चर में हमने बताए थे। बोलो कौन कौन से यूज किए थे, कौन कौन सा यूज कर सकते हैं टू ऑक्सीडाइज द एल्डिहाइड? बहुत सारे हमने किए थे। जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हमने बताए थे, टॉलरेंस वाले ने भी कर दिया था। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टॉलरेंस रिएजेंट यूज किया था आपने, फैलिंग सोल्यूशन यूज किया था, तो वो सब ऑक्सीडाइज कर रहे थे किसको? एल्डिहाइड को। ये सारे ही तो बताए थे आपको। टॉलरेंस Yes, sir. रिएजेंट था, फैलिंग सोल्यूशन था, तो ये सब ने क्या किया था? इनको ऑक्सीडाइज कर दिया था और वो टेस्ट बन गए थे एल्डिहाइड के, टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो यहां पर हम ये पहली रिएक्शन हमारी ये समझ में आ गई। नोट कर लिया तुमने स्टूडेंट? मैं आगे चल रहा हूं, चलूं आगे? हाँ जी सर। अच्छा, अब ये कह रहा है कि जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने कौन सा बताया? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। जल्दी से बताओ क्या नाम है उसका? कौन सा Benzoic एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने बताया आपको? benzoic acid. हाँ, बेंजोइक ही तो है। तुम्हें है पता तो है, फिर कॉन्फिडेंस से बोलो यस। अरे एक ही तो बताया अभी मैंने, इसके आगे पीछे कुछ भी लगाओ, लेकिन ये COH बेंजीन के साथ लगी हुई है। अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन आने वाला, जैसे मैंने कहा था वो बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बार बार आता था एल्डिहाइड में, आता था कि नहीं? हाँ जी सर। तो मैंने कहा इस पे क्वेश्चन आएगा पेपर में, नोट कर लो भाई, उसका कोई ना कोई रिएक्शन पेपर में पूछा जाएगा। अब इसका भी पूछा जाएगा, क्योंकि ये बेंजीन के ऊपर मैंने लगा दिया भाई, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। इसका नाम या तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड लिखोगे या बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड ही बार बार यूज होता है, तो हमने उसी को याद कर लिया, वो आसान है। अब होता क्या है, एल्काइल बेंजीन्स की ऑक्सीडेशन करनी है स्टूडेंट। एल्काइल बेंजीन्स कौन से होते हैं? देखो ये एल्काइल बेंजीन है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। अगर मैं CH3 को ऑक्सीडाइज कर दूं स्टूडेंट, तो मुझे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, ठीक है? तो मैं यूज कर सकता हूं क्रोमिक एसिड या एल्कलाइन या परमैंगनेट यूज कर सकता हूं। आपको पता है मैंने कहा कि क्रोमिक एसिड, CH वाला क्रोमिक एसिड मतलब CrO3, और आपने ये यूज कर दिया H+ वाला H2SO4 या जो भी कहो, ठीक है? ये क्रोमिक एसिड है, और इससे भी मैं ऑक्सीडाइज कर सकता हूँ। दूसरा आपने कहा कि सर मैं तो KMnO4 यूज करूंगी, तो मैंने कहा कर लो KMnO4, तो एल्कलाइन KMnO4 भी यूज कर सकते हो। ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर मैंने इनको डाल दिया स्टूडेंट्स, तो उसने क्या लिखेगा पेपर में? KMnO4 KOH ये लिखा, और इसको मैंने हीट कर दिया तो क्या बनेगा? जल्दी से बताओ क्या बनेगा? COOH। तो इसकी ऑक्सीडेशन हो गई, इसकी ऑक्सीडेशन हो गई स्टूडेंट। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि साइड चेन कोई भी लोगे तो आप अगर साइड चेन को कोई भी लोगे तब क्या होगा? देखो अगर मैंने साइड चेन इसकी बजाय ये ले ली, CH2 CH3, ये पेपर में दे दिया आपको। अब उसने ये पेपर में दिया था इसलिए मैंने वो क्वेश्चन ले लिया, और ये वाला उसने लिखा KMnO4 KOH और हीट, ये हीट का सिंबल दे दिया। अब बताओ इसमें क्या बनने वाला है? इसका प्रोडक्ट बताओ स्टूडेंट, आपको मिलेंगे 30 सेकेंड। अब यहां पर क्या हुआ है कि साइड चेन मैंने एक कार्बन बढ़ा दिया, ये CH3 था, ये CH3, साइड चेन का मैंने जो है उसको इंक्रीज कर दिया है कार्बन का। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर, यहां पर ये था स्टूडेंट, अभी भी यही बनने वाला है। क्या बनने वाला है? ये वाला, इसीलिए ये कंपाउंड दिया था। अब अगर उसने आपको पेपर में ये दे दिया, ठीक है, और इसको कह दिया लो जी, आपको ये दे दिया उसने और बोला कि प्रोडक्ट लिखो, अब आपको प्रोडक्ट तो भी यही आएगा। तब भी यही आएगा, इसलिए कह रहा हूं, इसलिए इसको नोट करो, इस पॉइंट को नोट करो, बस इतना ही है इस पॉइंट में और कुछ नहीं है। ये साइड चेन कितनी भी लंबी हो, प्रोडक्ट यही बनने वाला है। ये उड़ा के रख देता है इसको, सीधा इसी को COH कर देता है। तो मैं कह रहा हूं इट डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द साइड चेन। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो एंटायर साइड चेन है
ये वाली जो ऊपर लगी हुई है स्टूडेंट, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, COOH ग्रुप में। ये वाली पॉइंट को नोट किया जाए स्टूडेंट्स। वो क्वेश्चन ये नहीं देगा क्योंकि इसका तुम्हें पता ही है ये बनने वाला है, वो ऐसा कोई लंबी चेन दे देगा। तो लास्ट ईयर उसने ये दे दिया था कि भाई इसका प्रोडक्ट बताओ, तो बनेगा वही COH। तो साइड चेन कितनी भी लंबी करोगे ये बनेगा। और अगर उसने ऐसे लिख दिया पेपर में, अब क्या होगा, तब भी वही। अब नहीं होगा, जल्दीबाजी मत करो, इसीलिए कह रहा हूँ दिमाग दिमाग को लगाना है। मैंने क्यों लिखा, मुझे पता था तुम वही जाल में फंसोगी। अरे अब सोच लो, पहले सोचना है, एग्जाम जब आएगा हर क्वेश्चन को सोच के करना है, जल्दबाजी में कोई भी चीज मत करना। बताओ ओके तुम्हें पहले जो मैंने चीजें बताई थी, ये कौन सा है ग्रुप, ये कौन सा है ग्रुप, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री? 3 डिग्री। तो 3 डिग्री वाले मैंने बताए थे तुम्हें, उनकी ऑक्सीडेशन होने वाली नहीं है क्योंकि इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। देख लो यहाँ पे CH3 हाइड्रोजन नहीं है स्टूडेंट, हाइड्रोजन ही तो उड़ता है, हाइड्रोजन ही तो निकलता है, तो फिर ऑक्सीजन आती है। बात समझ में आई? यहाँ पर जी देखो सर। इस कार्बन पे क्या लगी हुई है, 3 हाइड्रोजन, या कम से कम 1 हाइड्रोजन तो होनी चाहिए। अरे यहाँ पर देखो इसमें हाइड्रोजन थी ना। हाँ जी सर। अब बात समझ लो, तभी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें। ये हाइड्रोजन निकलेगी तभी तो ऑक्सीजन आएगी, अरे तभी तो COH बनेगा। जब इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं कोई भी, 3 है, कम से कम 1 तो होनी चाहिए। अब इसके पास तो 1 भी नहीं है, तो ये ग्रुप तो हटने वाले नहीं है, तो किसको ऑक्सीडाइज करोगे? अरे ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, बोलो पढ़ा था? हाँ जी सर। लॉस ऑफ मिथाइल थोड़ी बोला था मैंने बोला था लॉस ऑफ मिथाइल इज ऑक्सीडेशन। नो सर। आप समझ में आ गई स्टोरी? तो जो बातें हैं उन्हें समझना है। ये अब मिथाइल ग्रुप लगे हुए 3, अब 1 भी हाइड्रोजन नहीं है उसके पास, तो फिर वो क्या ऑक्सीडाइज होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। लो जान के दिया था उसने पेपर में, सारे स्टूडेंट करेंगे जी, चलो COH यहाँ नहीं बनने वाला, यहाँ नहीं बनने वाला, कुछ भी नहीं बनने वाला, नो रिएक्शन। समझ में आ गया डिफरेंस? क्वेश्चन देता है वो ट्रिक करता है, क्वेश्चन को कैसे चेंज करता है पेपर में। ये एनसीईआरटी को जो दिमाग से नहीं पड़ेगा तो उसे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। तो आपको समझ में आई कि हम इतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं कि एक एक चीज को समझना है स्टूडेंट, एक एक रिएक्शन को समझना है। अब उसे समझ आ गई, कितनी भी लंबी मुझे चेन देगा, मैंने सिर्फ COH लगाना है, मुझे 1 नंबर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आया था, बस ये लिखना था, 1 नंबर मिल रहा था, बस कुछ भी नहीं करना था। अब इसको भी अगर CH2COH लिख दिया तो गलत हो गया। तो स्टूडेंट समझ रहे थे, ये लास्ट वाले को कर देता हूं मैं। तो मैंने कहा नहीं, यहां से तोड़ना है, ये जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, 2 हैं, 1 भी होगी तब भी ये बनने वाला, ये स्टोरी है। तो ये भी मुझे मेथड समझ में आ गया स्टूडेंट, इसका भी पता लग गया मुझे सीक्रेट क्या है और ये कैसे बनने वाला है, और हमें समझ में आई। तो ये दूसरे 2 स्टेप में क्यों की जाती है ये भी समझ में आई, क्योंकि जब KMNO और KOH को यूज करूंगा तो सबसे पहले क्या बनता है, देखो ये जो रिएक्शन 2 स्टेप में होती है, एक्चुअली में होता क्या है कि अगर मैंने CH3 को आपने कर दिया स्टूडेंट KOH के साथ, KOH के साथ और KMNO4 डाल दिया, और हीट का सिंबल होता है ये डेल्टा, ये ट्राइंगल, तो ये पहले बनने वाला है COK+, क्योंकि ये K+ है ना, जो ये साल्ट बना लेता अपना। फिर इसको मैं H3O इसलिए डालता हूँ एसिड की, ये निकल के ये बन जाता, तो ये बन गया बेंजोइक एसिड, इसीलिए H3O मैंने डालता हूँ। अब बात समझ में आई? हमने एक स्टेप में लिख दिया, बात खत्म कर दी, एग्जाम में यहाँ से यहाँ लिख दिया प्रोडक्ट, बस हो गया, ये हो गया क्वेश्चन। समझ में आ गया क्वेश्चन? हाँ जी सर। बात मैं दूसरे नंबर पर आता हूँ। हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं हम, जल्दी से बताओ, बना क्या रहे हो तुम? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एक नाइट्राइल का भी मेथड होता है। नाइट्राइल्स क्या होते हैं, नाइट्राइल्स क्या होते हैं, जल्दी से बताओ। नाइट्राइल क्या होते हैं जिसमें ये ग्रुप लगा होता है, इसको क्या बोलते हैं, साइनो ग्रुप। और इसका क्या IUPAC में क्या बोलते हैं, नाइट्राइल ग्रुप कहते हैं स्टूडेंट, नाइट्राइल ग्रुप कहते हैं। तो नाइट्राइल्स को अगर मैं हाइड्रोलाइसिस कर दूं स्टूडेंट, या आप कह रहे हो कि सर ये लो, ये मेरे पास ग्रुप दिया हुआ है, अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस कर दूं तो हाइड्रोलिसिस कैसे करोगे स्टूडेंट, पानी डालोगे, अरे पानी डालोगे ना हाइड्रोलिसिस के लिए, हाँ जी सर। लेकिन पानी तो बहुत वीक होता है, उससे कुछ काम होता नहीं, तो उसके अंदर फिर हमें H+ या OH- भी डालना पड़ता है। तो इससे रिएक्शन फास्ट होती है। ये कैटालिस्ट होते हैं, मैकेनिज्म मैं अभी नहीं बता रहा, इसका हमारे यूट्यूब में अपलोडेड है, आप देख सकते हैं।
तब जाके क्या होता है कि ये रिएक्शन हो जाएगी और इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस। अगर इसकी हाइड्रोलिसिस हो गई स्टूडेंट तो ये क्या बनाता है, RCONH2, इसे क्या बोलते हैं, एमाइड। एमाइड बन गया। अब एमाइड से क्या करूंगा, मुझे क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसकी फिर हाइड्रोलिसिस होगी, इसकी फिर हाइड्रोलिसिस होगी, थोड़ी हीट करनी पड़ती है, थोड़ी हीट करनी पड़ती है। इसको मैं क्या करूंगा, H+ या OH से रिएक्ट करूंगा, तो इसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है, हीट कर देंगे थोड़ा सा, तो ये फर्दर चले जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। क्या बन गया स्टूडेंट, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं बता दूं तुम्हें, पेपर में आ चुकी है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स, एमाइड मैंने इसलिए कहा कि एमाइड की भी हाइड्रोलिसिस करूंगा तो एंड में यही आएगा। ये एमाइड है, ये नाइट्राइल है, ये क्या है, नाइट्राइल। इसका फायदा क्या होता है स्टूडेंट, कि ये होता क्या है कि देखो, अगर हमारे पास ये है कंपाउंड, ये क्या है, एल्केन, तो एल्केन को मैं RX में कन्वर्ट कर लेता हूं। पहले पता है भाई, ये हाइड्रोकार्बन है, ये अल्काइल हैलाइड पढ़े थे, तुमने पढ़े थे मेरे से या नहीं, हेलो जी। एल्केन्स। तो इसके अंदर अगर मैंने Cl2 डाल दी और UV लाइट डाल दी तो ये बन गया RX। अब इसके अंदर मैंने KCN डाल दिया तो ये क्या बन गया, RCN, और फिर मैंने ये रिएक्शन कर दी तो ये बन गया। लेकिन इसमें और इसमें क्या फर्क है स्टूडेंट, यहां से शुरू हुआ था, मैं कन्वर्शन रिएक्शन बता रहा हूं, कन्वर्शन रिएक्शन बता रहा हूं, कन्वर्शन बता रहा हूं, यहां से शुरू हुआ था और यहां पर आ गया स्टूडेंट, एमाइड बन गया। और इसमें क्या देख रहे हो, ये R था, इसमें एक कार्बन बढ़ गया है, देख रहे हो, इसमें एक कार्बन ऐड हो गया, बड़ा है, यहां से शुरू हुआ था ना, आप यहां से शुरू हुए, हाँ जी। यहां से शुरू हुए CH4 से, और आपने इसका CH3Cl बना दिया, फिर आपने KCN रिएक्ट किया तो आपने क्या बना दिया, CH3CN बना दिया, यही वाला कंपाउंड CH3CN बन गया। यहाँ पे क्या डाला था, हाँ जी सर। Cl2 और UV लाइट, इसका तुमने हाइड्रोलिसिस कर दिया, ये जो ऊपर मैं दिखा रहा हूँ H+ और या OH- वाला, CH3 तो क्या बन गया, CH3C C बन गया, ठीक है। अब इसका हाइड्रोलिसिस हो गया स्टूडेंट, तो वो क्या बन गया, CH3COOH बन गया, ये बन गया, दिख रहा है। हाँ जी सर। वेरी गुड, दिमाग लगाना, दिमाग लगाना, दिमाग लगाना स्टूडेंट, मुझे भी तो लगाना पड़ रहा है, मैं बिना दिमाग के थोड़ी पढ़ा सकता हूँ, मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ तुम्हारे लिए, समझाना है तुम्हें। देखो यहाँ पर आया मैं, स्टार्ट कहाँ से किया था, यहाँ पर, CH4 से। फिर यहाँ पर आया, ये कन्वर्शन रिएक्शन हो गई है, फिर यहाँ पर आ गया, इसके अंदर कार्बन का नंबर कितना है, 1 और 2, इसमें कितना है, कार्बन है 1, तो कार्बन का नंबर बढ़ गया। ये जैसे रिएक्शंस आती हैं इन्हें बोलते हैं ग्रेडेशन, ग्रेडेशन मतलब कार्बन का नंबर बढ़ाना है स्टूडेंट। ये मिथेन से स्टार्ट हुआ था और मैंने क्या बना दिया, क्या बना दिया मैंने, एथेनोइक एसिड, इसे क्या बोलते हैं, एस्टिक एसिड या एथेनोइक एसिड, बोलो बना। हाँ जी उसने सर। एग्जाम में दे दिया कन्वर्ट मिथेन इनटू एथेनोइक एसिड, या उसने आपको पेपर में दे दिया कन्वर्ट क्लोरोमीथेन इनटू एथेनोइक एसिड। तो एक कार्बन का नंबर बढ़ाना है, जब कभी भी एक कार्बन का नंबर बढ़ाना है तो मैं ऐसा वाला ही मेथड यूज करूंगा, कौन सा, नाइट्राइल वाला, क्योंकि ये CN ग्रुप लग जाता है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, आप जानते हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैंने बताई थी स्टूडेंट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलो एल्केन्स में हमने की थी, एक टेबल भी बनाई थी। तो एक कार्बन बढ़ाने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका होता है। तो आपने क्या बना दिया, यहां से शुरू हुए थे, एस्टिक एसिड बना दिया। तो आप देख रहे हैं नाइट्राइल्स का मैं यूज कर सकता हूं स्टूडेंट, नाइट्राइल्स का मैं यूज कर सकता हूं। क्या करूंगा, बनाऊंगा क्या, जल्दी से बताओ क्या बनाया मैंने, मीथेन से इथेनोइक एसिड बना दिया, क्या बना दिया, मीथेन से कोई डाउट है, नहीं सर। अच्छा। तो कन्वर्शन रिएक्शंस आने वाली है पेपरों में, कोई ना कोई आएगी तो हमें समझ आनी चाहिए। तो अगर मैंने इसको लिखूं या एमाइड की हाइड्रोलिसिस करूं तब भी ये बनता है। अब उसने पेपर में 2 साल पहले क्या क्वेश्चन दिया, 2 साल पहले का क्वेश्चन बता रहा हूं तुम्हें, CBSE का ये दिया आपको, ठीक है स्टूडेंट्स, और ऐसे लिखा H3O+ और हीट। अब इसका प्रोडक्ट बताओ, आपको मिले 30 सेकंड, आपको मिले 30 सेकंड, बोलो लगाओ दिमाग कितना है तुम्हारे पास,
बोलो क्या बनेगा? ये इसका क्या नाम है? बेंजामाइड। ये एमाइड है बेंजाइन का। क्या बनेगा जल्दी से बताओ? N2 हट के OH आ जाएगा। अब देखो मैं वाटर को ऐसे देखता हूँ, वाटर को ऐसे देखता हूँ, जो तुम पानी पी रही हो मैं ऐसे देखता हूँ, ये माइनस वाला, ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, ये प्लस वाला। तो यहाँ पर क्या होगा? ये COH। N2 हट जाएगा, OH आ जाएगा। तो प्रोडक्ट बताओ क्या बना? CHO बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड बन गया, और एक हाइड्रोजन NH2 के साथ चले गई तो अमोनिया बन गया। देख रहे हो? समझ में आई रिएक्शन? हाँ जी सर। तो हम बना रहे हैं नाइट्राइल और एमाइड से हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं स्टूडेंट, बना सकते हैं। यही मैंने शो किया है, यही मैंने शो किया है इस रिएक्शन में। आपको समझ में आई कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं पेपर में, क्वेश्चन कैसे बनते हैं स्टूडेंट पेपर में। अब मैं नेक्स्ट रिएक्शन बता रहा हूं आपको। देखो नेक्स्ट रिएक्शन में मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है स्टूडेंट्स कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बताओ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फार्मूला बताओ जल्दी से। RMGX। RMGX, तो अच्छी बात है, तुम्हें याद हो गया, दिमाग में है तुम्हारे। इसमें क्या होता है, मैंने बताया था, ये पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव है तो ये कार्बन के पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करने वाला है। तो इसको हम क्या करते हैं स्टूडेंट, RMGX को हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर देते हैं, CO2। अब बताओ ये कार्बन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। बोलो सही, मैंने सही लिखा गलत लिखा? सही लिखा। तो ये तो नेगेटिव है, ये नेगेटिव किसके ऊपर जाएगा? पॉजिटिव के ऊपर। इतना तुम्हें समझ आ चुकी है? तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा स्टूडेंट, ये रिएक्शन की जाती है ड्राई ईथर में, क्योंकि पानी नहीं डालते, पानी के साथ ये रिएक्ट कर जाता है, आपको पता ही है। ड्राई ईथर का मतलब है वाटर नहीं है उसमें। तो ये R ग्रुप तो इसके साथ जुड़ जाएगा स्टूडेंट। अगर R ग्रुप इसके साथ जुड़ गया तो क्या बनेगा, ये देखो यहाँ पर ये आया तो ये ऐसे हो गया, तो ये RCO माइनस बन गया, और MgX वाला पॉजिटिव पार्ट है, वो MgX पॉजिटिव पार्ट है, ऐसे बन गया। अब ये बनने के बाद इसका बहुत आसान काम रह गया, इसका तुमने हाइड्रोलिसिस कर दिया। हाइड्रोलिसिस के लिए मैं क्या करता हूँ, H2O प्लस H+। अब क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OH, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, जल्दी से बताओ। हाँ जी। तो अब फिर कार्बोक्सिलिक एसिड तुम्हारा बन गया यहाँ से, और MgOH बाहर निकल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी X था। तो यहाँ पर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके। तो कार्बन डाइऑक्साइड के पास भी एक कार्बन था, आर के अंदर जितने कार्बन थे उससे एक कार्बन बढ़ गया। क्या कार्बन का नंबर बढ़ा, जितने भी कार्बन थे? अगर मैंने आपको पेपर में दे दिया CH3MgBr, ठीक है, और प्लस CO2 कर दिया, प्लस CO2 कर दिया आपको, तो फिर हम क्या लिखने वाले हैं आगे, आपने उसने लिख दिया H3O प्लस। तो फिर क्या बनने वाला है इससे, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, CH3, एक कार्बन बढ़ जाएगा, यही बनेगा। इसमें एक कार्बन था, इसमें एक कार्बन बढ़ गया, क्योंकि CO2 का भी तो कार्बन आ गया ना। हाँ जी सर। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन है स्टूडेंट्स, इससे भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, इससे भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। और देखो एसिड हेलाइड्स होते हैं, एसिड हेलाइड्स होते हैं स्टूडेंट। एसिड हेलाइड्स क्या होते हैं, देखो मैंने लिखा RC डबल बॉन्ड OCl, ये क्या है, एसिड हेलाइड है। इसकी मैं हाइड्रोलिसिस कर दूं स्टूडेंट, इसकी हाइड्रोलिसिस कर दूं तो ये ग्रुप बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप है, ये हट जाता है। और अगर मैंने वाटर डाल दिया, या मैंने OH माइनस डाल दिया, OH माइनस डाल दिया स्टूडेंट, OH माइनस वाटर की प्रेजेंस में डाल दिया, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे बनेगा RC डबल बॉन्ड OH, और ये Cl वाला अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये बाहर निकल जाएगा। ये आप देख रहे हैं ये नेगेटिव है, ये कहाँ पे जाएगा फिर, ये इस कार्बन पे जाने वाला, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये ग्रुप बाहर चले जाएगा। तो इस तरह से आपको दिख रहे हो। अगर आपको मैंने पेपर में लिख दिया CH3COCl और H3O प्लस स्टूडेंट, तो बताओ ऐसा, इसको चलो ऐसे लिख लो, इसको मैं आपको और आसान कर देता हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे, ठीक है।
अगर मैंने पेपर में ऐसे दे दिया आपको क्वेश्चन CH3COL और उसने आपको लिखा NaOH और H2O, बताओ क्या बनने वाला है? प्रोडक्ट का नाम लिखना स्टूडेंट। अब उसने ये क्वेश्चन दे दिया था C6H5CO ट्वाइस O CH3 CH3 ट्वाइस O और वाटर डाल दिया। लो इसका प्रोडक्ट लिखना है। तो ये तो ऊपर CH3COH तो बन गया। इसमें क्या बना फिर? ये एनहाइड्राइड है, ये एसिड क्लोराइड है, ये एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड के बारे में तुम्हें पता ही है। तो इसमें भी क्या होने वाला है? तो ये दो वाले हैं तो ये क्या बनेगा C6H5COOH। तो ये इस तरह से दो हैं तो ये दो बन जाएंगे। तो ये सारी जो मैं दिखा रहा हूँ ये हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन है, हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन है स्टूडेंट्स। और अगर मैं एस्टर्स का कर लूँ, एस्टर्स का क्या होगा? तो एस्टर्स की भी हाइड्रोलिसिस होती है, ये तुम्हें पता ही है। अगर मैं लिखूँ C6H5 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये एस्टर है स्टूडेंट। इसमें अगर मैं वाटर डाल दूं इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तो तुम्हें पता ही है क्या होता है, क्या बनने वाला है? C6H5 C डबल बॉन्ड OH और C2H5OH। तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे एस्टर्स के केसेस में। तो ये सारी जो रिएक्शंस हैं स्टूडेंट, इन्हें मैंने बोला है हाइड्रोलिसिस। तो आपको देखो इन केसेस में हमें ये एस्टर की हाइड्रोलिसिस मैंने कर दी तो आपको क्या मिला? बेंजोइक एसिड, और ये क्या मिल गया? एथेनॉल। ठीक है। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको पेपर में आ सकते हैं आपको, और वो कई बार ये क्वेश्चन देते हैं आपको। और ये पेपर में आया हुआ था तभी मैंने दिया, ये वाला क्वेश्चन आया था पेपर में। अब उसने दे दिया CH3 CH2 CH2 CO C2H5 स्टूडेंट, और आपको लिख दिया NaOH। ठीक है। और फिर उसने लिख दिया हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस कर दी। अब बताओ इसका प्रोडक्ट, जल्दी से बताओ इसके क्या प्रोडक्ट बनने वाले? क्या प्रोडक्ट बनेंगे स्टूडेंट्स? CH3 CH2 CH2 COOH CH2 CH2 COOH, एक और भी तो बनेगा C2H5 आगे। OH। हाँ, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बन गया। तो ये दो प्रोडक्ट ही आपको लिखने थे ये क्वेश्चन में, तो आपको 1 नंबर मिलता। बोलो समझ में आया? हाँ जी सर। ठीक है, फिर ये इनकी प्रेपरेशन को हमने खत्म किया है इस चैप्टर में। अब आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक इनको रिवाइज कर लो और देख लो कैसे ये बनेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। इनकी प्रॉपर्टीज में एसिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर फिर क्वेश्चन आएगा पेपर में, बोर्ड में। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, अगर हमें समझ आया तो हम लिखेंगे, बस 1 नंबर मिलेगा सीधा ही, कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रोडक्ट लिखने हैं। आप देख रहे हैं प्रोडक्ट लिखने हैं, तो अगर मुझे रिएक्शन आती होगी तो मैं प्रोडक्ट लिख लूंगा। रिएक्शन को समझना है फिर याद करना है, पहले याद करना है, समझा नहीं तो फिर वो गलत हो जाएगा। देखो आप रट्टेबाजी करोगे गलत हो जाएगा, समझ लो, पहले समझ लो, यही बता रहा हूं। जो स्टूडेंट समझ के करेंगे ना याद और खुद अपने हाथ से लिख लेंगे, वो आसानी से पेपर में क्वेश्चन पेपर कर लेंगे। और ये जो समझ रहे हैं मैं रट्टेबाजी करूंगा, वो नहीं हो सकती। इतनी सारी रिएक्शन को हम याद नहीं कर सकते स्टूडेंट, बहुत ज्यादा रिएक्शंस है। आपको दिख रहा है कितना बड़ा कोर्स है? तो अगर हमें समझ ही नहीं आएगा तो हम क्या क्या लिखेंगे पेपर में? तो ये वाली सारी स्टोरी है। तुम्हें सारी बात समझ में आ गई? हमारे सारे लेक्चर्स में क्वेश्चन आंसर बहुत सॉल्व किए जाते हैं, उनको ध्यान दो, अटेंशन पे करो और समझो। समझ के फिर इनको प्रैक्टिस करो स्टूडेंट। मेरा लेक्चर खत्म हो गया, उसको दोबारा से रिवाइज कर लो, दोबारा से लेक्चर सुन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके देन, Okay, thank you sir. okay, I will see you in the next class. Okay, Okay bye sure. bye. Bye.